जो हम जो है कि लाइट यानी प्रकाश फिजिक्स का जो है कि चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि इंक्लूड किया गया है, जो आपको एग्जाम में देखने को निश्चित मिलेगा। इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जो है क्वेश्चन करना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से कि आपका सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह आप लोग जानते भली भांति। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका समतल, पहला ऑप्शन आपका समतल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका परवलय, उसके बाद ये है मतलब अवतल, ये है उत्तल। माफ कीजिएगा, ये उत्तल है तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा परवलय। ये कैसा होता है? परवलय। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है कि एक समतल दर्पण में, एक समतल दर्पण का कहता है कि 30 डिग्री, ये चेंज कर लेते हैं हम लोग। एक समतल दर्पण 30 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित जो है होती है, तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से होगा? आपको पता होगा कि कोण जो है कि आई बराबर कोण आर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये जो है कि 30 डिग्री से मूव करती है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे जब चलेंगे आगे है आपका कि ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे है आपका कि दो समतल दर्पणों के बीच ध्यान दीजिएगा कितने अंश का कोण बना रहे ताकि उसके सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब 9 प्राप्त हो। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जैसे देखिएगा कि दर्पण जब निकाले होंगे उसमें 360/θ-1 ये फॉर्मूला होता है। तो कहता है कितने अंश चाहे 9। अब 9 जैसे ही बनेगा तो आप यहाँ ऑप्शन देख के बना सकते हैं कि ये जैसे 20 डिग्री है, ये 60 है, ये 36 डिग्री है, ये क्या है। अब यहाँ पे क्या रखे जो 9 प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर इस जगह देखिए यहाँ पे 360 है, 360 में अगर आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 36 से भाग अगर दीजिएगा, 36 डिग्री से, 36 डिग्री से दीजिएगा, ये आपका 10 बार में कटेगा। 10 में 1 अगर घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि कितने डिग्री का अंश होना चाहिए, तो आपको याद रखना 36 डिग्री का। ये रेलवे में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि चंद्र ग्रहण जो है, ध्यान दीजिएगा, चंद्र ग्रहण जो है कब लगता है या चंद्र ग्रहण में चांद होता है। तो चंद्र ग्रहण में देखिएगा, बताए थे आपको, ट्रिक बताए थे। ट्रिक में ये है, ट्रिक में आपका ये है कि चंद्र ग्रहण जब भी लगता है कब लगता है? शाम में लगता है। याद है आपको, शाम में जब भी होगा, और सूर्य ग्रहण जो है कि दिन में लगेगा। तो चंद्र ग्रहण में चांद दिखता है, इस ट्रिक के माध्यम से जो है हम जान पाएंगे। ये हो गया आपका क्या? सन से SUN हो गया सन, ए से हो गया इसको अर्थ मानिए, क्या मानेंगे? अर्थ। अब इसको अर्थ माने, एम से क्या हो गया? मून हो गया। अब एम से जैसे ही मून हो गया, अब कहता है कि चांद होता है। अब चांद कहाँ होता है? अब देखिए यहाँ पे ये जो अर्थ लिखे पृथ्वी, ये तो बीच में होता है। ये सन और मून के बीच में हुआ, तो सन मून के बीच में कौन आएगा? पृथ्वी आएगा। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी, देखिए यहाँ बीच है पृथ्वी, बीच में आ गया है पृथ्वी, तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, जब भी जो है चंद्र ग्रहण जो लगता है शाम में लगता है। शाम से ऐसे याद रखिएगा SAM। तो ये हो गया आपका क्या? सन हो गया। ये अर्थ से, ए से अर्थ आप मानिएगा, मून मानिएगा। तो यानी चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा शाम में, शाम से बीच में कौन आएगा? पृथ्वी आएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है कि समतल दर्पण द्वारा, याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सबको पता है, यह है वास्तविक, यह है काल्पनिक, यह है दोनों। तो आपको याद रखना होगा समतल दर्पण में कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब चलिए, यहाँ पे क्या है कि 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि आपको याद होगा कि फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। जब इस पर रखकर फोकस दूरी आपका क्या हो गया? f बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। ये आपका जो होता है अवतल दर्पण में निगेटिव होता है। अब निगेटिव हो गया और उसके सामने इतना दूरी पर जो है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी u का भी वैल्यू क्या है? u का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना दूरी पर? 6 सेंटीमीटर पर। तो आप फॉर्मूला पे रख के बना सकते हैं। तो यहाँ पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर प्लस आया तो वास्तविक, अगर माइनस आया तो काल्पनिक, सॉरी अगर माइनस में अगर आ गया तो वहाँ क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इसका उत्तर जो है आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा इस फॉर्मूले की सहायता से। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कहता है वास्तविक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन का है, कहना कि यहाँ पर कि 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अब देखिए 8 सेंटीमीटर फोकस अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फिर बन गया मिरर फॉर्मूला हो गया 1/v + 1/f।
u बराबर 1/, क्या होता है, f होता है। इस पर भी आप बता सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो आपका हो गया, देखिए यहाँ पे आपको निकालना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 1/v, ये 1/f में -1/, क्या कीजिएगा, u को घटा दीजिएगा। जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा जब करके, तो आपका निकल जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये राइट उत्तर। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। अब चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे क्वेश्चन आपका ये है कि ट्रक चालक के पास लगा दर्पण कैसा होता है। आप देखे होंगे जब ट्रक चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है वो क्यों लगाया जाता है, डिटेल में आपको क्लास में हम बता देंगे, लेकिन अभी जानिए वो कैसा रहता है, उत्तल लगा रहता है। आगे जब बढ़िएगा, आगे क्वेश्चन ये है आपका, किस दर्पण में वस्तु का वास्तविक आभासी प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होता है। अब एक ही दर्पण है, अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि आप अवतल दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण में क्या होता है, जैसे बनाए, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, अवतल दर्पण जैसे लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया। जब यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच डालते हैं तो कभी कभी इसका प्रतिबिंब जो है लास्ट में बनता है। यहाँ देखिएगा ये काल्पनिक होता है, बड़ा भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किस दर्पण में वस्तु के वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, तो आप वो एक ही दर्पण है, अवतल दर्पण में ऐसा बनता है। चलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको एकदम निश्चित याद रखना है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपका है कि पर्दे पर लिया गया प्रतिबिंब, पर्दे पर लिया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, आपको बताना है कैसा होता है। तो पर्दे पर जब भी प्रतिबिंब होगा तो वो वास्तविक होगा, काल्पनिक अगर होगा तो पर्दा पर वो दिखेगा ही नहीं। इसीलिए जब भी पर्दे पर लिया गया प्रतिबिंब कैसा होता है तो वास्तविक होता ही, आपको पता भी होगा जनरली। चलिए आगे, अब क्वेश्चन ये है कि आभासी सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपको अभी तुरंत हम जो है पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि ये जो है अवतल दर्पण है, ठीक है। इसको आप इधर से कलर कर सकते हैं। ये आपका हो गया ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। तो यही एक दर्पण है जो कि आभासी भी सीधा भी वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बना सकता है। आपका राइट उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्वेश्चन ये कहता है कि किसी अवतल दर्पण की, अब ध्यान दीजिएगा, किसी अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर उसके फोकस और सी के बीच वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब ये अवतल दर्पण है आपका, अवतल दर्पण में सब आपको बनाने के लिए आता है। यहाँ पे ध्रुव हो गया, यहाँ पे हो गया आपका फोकस, यहाँ पे सेंटर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फोकस और सी के बीच, अब यहाँ पे कोई प्रतिबिंब रहेगा तो कहाँ जाके इनका, सॉरी यहाँ पे अगर वस्तु रहेगा, मान के चलिए ओ डैश कोई वस्तु है, इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप जब भी कीजिएगा, ये देखिए अगर हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह है तो इसीलिए आप देखिए क्वेश्चन को चल जाइए। जब यहाँ रहेगा तो ये सी और अनंत के बीच बनेगा, क्या बनेगा, सी और अनंत के बीच, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़े, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हजामती दर्पण के सामने अपने चेहरे को कहाँ रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हजामती दर्पण है, हजामती मतलब जहाँ पर आप सैलून वगैरह में जाते हैं तो चेहरे को कहाँ रखा जाना चाहिए। आप जाते हैं, देखिए कुर्सी जो है, आप जो मिरर होता है, मिरर के सामने बैठाया जाता है। ये नहीं कि आप मिरर यहाँ है आप पीछे बैठ गए हैं, वो इसीलिए करता है कि आपका चेहरा जो है बना रहे। तो चलिए यहाँ पर एफ के अंदर क्या हो जाएगा, एफ और अनंत, सॉरी ये हो जाएगा एफ और पी के बीच। देखिए यहाँ पर एफ और पी के बीच अभी तुरंत बताए थे कि जब भी रखेगा तो यहाँ पे ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, इन्हीं के बीच आपको रखा जाएगा। तब आपका जो है कि जो भी कहते हैं कि हजामती या दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो इन्हीं दोनों के बीच रखा जाएगा, तब आपका जो स्पष्ट चेहरा दिखेगा और उसको बनाने में आसानी मिलेगी। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दंत के डॉक्टर दर्पण की सहायता से प्रकाश केंद्रित करता है। अब देखिएगा डॉक्टर वगैरह जो भी है, पहले यहाँ माथा पे देखिएगा, उनके माथा पे लगा रहता है एक मतलब बेल्ट बना हुआ, वहाँ पे जो है कि एक दर्पण लगा रहता है। वहाँ क्या करता है कि जैसे परावर्तित कर देता है किरण को, तब जाके वहाँ से वो डॉक्टर देखता है कि वहाँ आखिर दांत यानी दांत वगैरह को पूरा चेक करता है। तो इसमें कहा जाता है कि प्रकाश केंद्रित करता है। तो कहाँ करता है, ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण ही ऐसा है जो प्रकाश का संकेंद्रण करता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ से कहीं से भी आएगा तो ये सब क्या होगा, फोकस पे ही जाके गुजरेगा, तो यहीं पे केंद्रित होता है। तो बड़ी आसानी होता है डॉक्टर सबको वहाँ चेक करने में, मुंह के अंदर यानी दांत को। आगे बढ़े हम लोग। आगे ये क्वेश्चन है कि सौर चूल्हा, अब सौर चूल्हा जो है कि जानते होंगे किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है। तो सौर चूल्हा भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलिए फिर न्यूमेरिकल आ गया, ये बनाने वाला चीज़ है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 10 सेंटीमीटर फोकस, तो एफ आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब आवर्धन आपका दिया गया 5 गुना। तो m बराबर v बटे u होता है, आपको पता है, यानी v बराबर हो गया 5u, ठीक है, v बराबर हो गया 5u। अब ध्यान देना है, जब यहाँ अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी जो है कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब आप इनको सॉल्व कीजिएगा
फॉर्मूला से, यहाँ तो उतना नहीं बता पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो गया 5U हो गया। तो आप वहाँ पे दर्पण फॉर्मूला में लगा सकते हो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये मिरर जो है कि फॉर्मूला में आप इनको इंक्लूड करके और इनका जो है चिन्ह परिपाटी के तहत आप मान बैठा के यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको उत्तर बता देते हैं, ये हो जाएगा आपका -8 सेंटीमीटर। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फॉर्मूला हम बता ही चुके हैं, और यहाँ पे U और V का मान जो है निगेटिव ले लीजिएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है, आपको आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि यहाँ पर कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। अब देखिए समतल दर्पण है, कोप्लेन मिरर है, उसका कहता है आवर्धन कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1 होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, माइनस भी हो जाएगा प्लस भी हो जाएगा, लेकिन 0 आवर्धन वगैरह नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े हम लोग। आगे जैसे बढ़ते हैं, जब अवतल दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी ऊपरी फोकस दूरी क्या होती है। अब देखिए अवतल दर्पण को पानी में जब डुबाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका देखिएगा रेलवे जो है कि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में पूछा गया था अवतल दर्पण को पानी में। आप पढ़े होंगे कि लेंस को जब डुबाया जाता है, उत्तल या अवतल लेंस को डुबाया जाता है तो उसके फोकस दूरी में क्या होता है, घटबढ़ होता है। लेकिन दर्पण में क्या होता है, दर्पण में डुबाने पर इसमें कहीं अपवर्तनांक वाला दर्पण में रहता नहीं है, तो वही रहेगा जैसा कि पहले था। तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप एग्जाम में, तो कंफ्यूजन दूर कर दिया आपका कि दर्पण वगैरह में कभी जो है इसकी फोकस दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए यहाँ तक ठीक है। अब चलिए यहाँ पे संयुग्मी जो है, संयुग्मी फोकस केवल संभव है। अब देखिए संयुग्मी फोकस केवल संभव वहीं रहेगा कहाँ पर, देखिए संयुग्मी फोकस का मतलब हुआ कि F बराबर जब 2 फोकस है F1 प्लस F2 इतना भी दीजिएगा, यहाँ पे जाके संभव होता है। तो ये आपका सिर्फ अवतल में ही होता है। क्लियर बात है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए लास्ट तक क्वेश्चन को देखते जाइएगा, आगे हम लोग चलते बढ़ते हैं यहाँ पर कि निर्वात में प्रकाश, अब ध्यान दीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है कि C हो तो कांच 1.5, कांच में अपवर्तनांक कितना होता है 1.5 होता है, तो प्रकाश की चाल कितनी होगी। अब आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आप एक फॉर्मूला देखे होंगे शायद, म्यू बराबर 1 क्या होता है C होता है। अब देखिए यहाँ पे म्यू सॉरी ये अपवर्तनांक आपका 1.5 दिया हुआ है। अब इसका कहता है निकालने के लिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख सकते हैं इसको 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3/2 लिखिएगा तो जब C ऊपर इधर ले जाइएगा, C ऊपर कर दिए तो ये भी भाई ऊपर हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा मैथ के हिसाब से, ये आपका 2/3। तो यही तो कहता है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल C हो तो C का वैल्यू क्या हो गया 2/3। आप इसको उल्टा के 2/3, ये न्यूमेरिकल के तहत आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे ये कहता है कि आगे का क्वेश्चन ये है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के बीच सही संबंध जो है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच सही संबंध क्या है। तो आपको बताइए भी, जैसे कि ये म्यू बराबर होता है 1/sin C होता है। ये न्यूमेरिकल बनने में बड़ी आसानी होता है, ये अगर फॉर्मूला आपको याद है, याद रखना भी चाहिए। और देखिएगा कि छोटी छोटी सी चीज़ फॉर्मूला बेस जो है आपका ग्रुप डी वगैरह में एक क्वेश्चन साइंस में LP टेक्नीशियन में रहता ही है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला वगैरह ध्यान रखना है। चलिए यहाँ तक आप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि किसी माध्यम में प्रकाश किरण क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो, उसका अपवर्तनांक क्या होगा। जस्ट अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन बताए, यहाँ पे म्यू बराबर 1 क्या होता है sin C होता है, मान गया आप। अपवर्तनांक देखिए sin 1/sin, अब sin है वो 45 डिग्री है, इसको ऊपर ले लेते हैं। अब sin 45 का मान आपको पता है कि 1/1/√2 होता है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो √2 क्या हो जाएगा, √2 आपका हो जाएगा ऊपर, तो √2 ऊपर हो जाएगा तो अपवर्तनांक का वैल्यू भी क्या हो गया √2 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर अधिकतम कितना होता है, किस रंग के लिए होता है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रंग के लिए होता है, लाल के लिए होता है या बैंगनी के लिए या हरा के लिए। तो आपको याद रखना है बैंगनी के लिए होता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हवा का बुलबुला जो है कि पानी के अंदर नजर आता है, कैसे, किस कारण आता है। तो आपको याद रखना होगा, अपवर्तन ये है, 4 क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा ये जो आपका होता है पूर्ण परावर्तन के कारण ही होता है, जो आपको पानी के अंदर जो है ना चमकते हुए नजर आता है, यही कारण है आपका। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े हम लोग। आगे ये क्वेश्चन है आपका पूर्ण आंतरिक जो है, पूर्ण आंतरिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप देखिएगा जैसे कि आपका रेलवे वगैरह में भी है और LP टेक्नीशियन में भी है, यहाँ भी पूछा गया है। तो चलिए ये कहता है इसका आखिर कंडीशन क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कि घने से विरल जाना चाहिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना चाहिए, कोई भी माध्यम हो। तो ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर जो हो जाएगा घने से विरल। जब मीडियम जो है कि घना होगा, घना से विरल, विरल का मतलब होता है ऑक्सीजन, हवा, तो अगर उसे कांच से अगर हवा में जाएगा तभी वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है संभव है। यहाँ तक आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुआ होगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी के अंदर ध्यान दीजिएगा, पानी के अंदर जो मछली 2 मीटर गहरे में दिखाई देता है, यदि पानी का 4/3 है, मतलब जो भी कहिए उसकी गहराई, तो मछली का वास्तविक गहराई क्या होगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, एक अपवर्तनांक का, ये देखिए म्यू बराबर 1 क्या हो गया, साइन सी हो गया। एक ये म्यू का वैल्यू होता है क्या, वास्तविक गहराई, जैसे देखिए वास्तविक गहराई बटे जो है आपका है आभासी गहराई, क्या हो जाएगा, आभासी गहराई। तो इसी पे हम लोग बना लेंगे। जैसे देखिए ये अपवर्तनांक का वैल्यू जो दिया है 4/3 दिया है, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, इसको बैक ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे बैक ले लिया, उसके बाद चलिए इसको, चलिए आ गया। अब वही वास्तविक गहराई, अब देखिए म्यू बराबर वास्तविक गहराई हो गया। अब हमको निकालते वास्तविक स्थिति क्या है, तो अब ध्यान दीजिएगा ये म्यू का वैल्यू 4/3 है भैया, ठीक है। वास्तविक गहराई हमको मान लिया कि x है, लेकिन जो है काल्पनिक जो है कि 2 मीटर है, ठीक है। अब इनको 4 दूना 8 ये हो जाएगा आपका 8/3। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ये 8 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी पे एक फॉर्मूला होता है, ये 8/3 पहले आंसर जान लीजिए कि म्यू का एक फॉर्मूला तो वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि रेगिस्तान में मरीचिका बनने का मिराज, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मानिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किस कारण बनता है, तो कहीं के आंसर देखिएगा कुछ और दिया रहेगा, मतलब कि अपवर्तन के कारण कभी कभी क्वेश्चन में आंसर ही बदल देता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे देखिए, ये विभिन्न ऊंचाई पर वायु के घनत्व के अंतर पे, ये भी आपको याद रखना है, ये भी VVI क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है कि लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और इस टाइप का जो भी बेहतरीन क्वेश्चन होता है वही हम टॉपिक में लाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।